हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज कल के वीडियोस में हमने जैसे बताया था कि 24,900 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर हम 24,800 का एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। और 25,100 का हमारा टारगेट था। 25,100 तो नहीं गया था, बट ये गया था ऑलमोस्ट 25,080 के आसपास। फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट आया, फिर 24,900 के आसपास भी आ गया था। एक बार 24,900 14-15 के आसपास आया था, फिर वहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई और 24,996 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मतलब ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगर हम देखें तो ये तो निफ्टी की बात है। अभी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद से निफ्टी पे भी बात करते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, और उसके बाद से S&P नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव है। उसके बाद से गिफ्ट निफ्टी बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है 25 बेसिस पॉइंट। उसके बाद से अगर निकाई की बात करें तो पॉजिटिव है 1%। उसके बाद से गोल्ड आज फिर से नेगेटिव है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर फिर से 85 के आसपास फिर से आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। 85 के नीचे जाता है फिर एक अच्छा साइन होगा इंडिया के लिए। और आने वाले टाइम में जो डॉलर है वो वीक होता जाएगा। मतलब ऐसा प्रिडिक्शन है कि 92-95 के आसपास पहुंच जाएगा। अभी 99 के आसपास है, और इंडियन रुपीज़ में उसको देखा जाए तो ये 82 के आसपास पहुंच जाएगा। लास्ट टाइम 84.7 के आसपास था। इसके पीछे रीज़न है कि जो डेट है बेसिकली वो बढ़ रहा है। मतलब यूएस का अगर डेट देखें तो ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन का हो चुका है। और जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे थोड़ी सी यील्ड बढ़ रही है। अगर हम 10 साल का यील्ड देखें, बॉन्ड यील्ड आ गया। अगर इंडिया में देखें तो 6.26 का है, और यूएस में एक बार फिर से 4.52 का आ चुका है। हाई इसका देखें, प्रीवियस हाई तो 4.8 तक गया था। और चाइना का भी 2.34 हाई था। जापान का 1.59 है। यूके, जर्मनी, सारे जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं हर जगह के बॉन्ड बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली जो बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है उसके लिए मैं कभी और वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये ग्लोबल मार्केट हो गया अपना। तो अगर यूएस डेट की बात करें तो ये सितंबर 2024 तक का है 35.3 ट्रिलियन। बट अभी अगर लेटेस्ट डाटा आया था तो उसमें आया था कि 36 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है। मतलब ऑन एन मोटा माटी पकड़ लें तो 37 ट्रिलियन के आसपास है। जब 1930 का एक रिसेशन आया था, 1930 से 34, 29 से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, 34 तक, 34 तक चला था। तो उसमें जो डेट था यूएस के ऊपर वो $16 बिलियन का था। धीरे धीरे वो बढ़ के 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब तक $10 ट्रिलियन का हो चुका था, ठीक है। उसके बाद से मतलब 2008 में ऑलमोस्ट था, बट वहाँ पे और एड ऑन हुआ $10 ट्रिलियन। उसके बाद से कोविड आया, कोविड में भी रिलीफ वगैरह अनाउंस किया गया यूएसए के द्वारा। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन का जो डेट था वो बढ़ गया। तो जो यूएस का डेट है वहाँ पे सिर्फ यूएस का 70% है, और जो रिमेनिंग पार्ट आता है, जैसे जापान ने $1 ट्रिलियन के आसपास डेट है। बेसिकली गवर्नमेंट जो डेट होता है, बॉन्ड होता है, उसमें इन्वेस्टेड है 1 ट्रिलियन के आसपास। फिर चाइना का है $800 बिलियन के आसपास, ठीक है। तो इस रीज़न से अगर गॉड नो, बट अगर कुछ भी होता है, जैसे यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो चाइना में भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जापान में भी दिखेगा, क्योंकि जापान ने $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद से चाइना ने भी कर रखा है। तो इस रीज़न से क्या होगा कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट है, जो ग्लोबल मार्केट है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट डेट जो है 36.21 ट्रिलियन की हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद से जो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी होता है 124.30, जबकि ये दिसंबर का है, और ये जो डेट है वो अप्रैल 2025 का है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो $3,981 बिलियन का है। मतलब ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियन कह सकते हैं इसको। तो इस रीज़न से क्या है कि आने वाले टाइम में अगर यूएस में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट, और ये जो बबल है वो मतलब फटने ही वाला है, कभी भी फट सकता है। इसलिए ट्रम्प इतना ज़्यादा मतलब मेड इन अमेरिका के पीछे पागल है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। अगर वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएगा डेट को, तो आने वाले टाइम में ये जो 36 ट्रिलियन का डेट है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर 5 साल के बाद देखें तो 45 ट्रिलियन हो जाएगा, हो सकता है ये 50 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। तो अगर यूएस को कोई चीज़ बर्बाद कर सकती है, या फिर जो एक रिसेशन या फिर क्रैश मार्केट में दिख रहा है, जो कि बहुत बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका भी स्टेटमेंट यही है कि आने वाले टाइम में यूएस के डेट क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल मार्केट है
उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि ये कब तक होता है, मतलब 2025 में होगा, 26 में होगा, 27 में होगा, कोई नहीं जानता है। बट अगर अगर कभी भी कुछ भी नेगेटिव होता है यूएस में, तो उसकी मार ग्लोबल मार्केट को भी झेलनी पड़ेगी। तो एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1929 से लेके 2025 तक जब जब रिसेशन आया है, उसके पहले क्या क्या मार्केट में हुआ है, उस पर थोड़ा सा मैं अभी कर रहा हूँ। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पे थोड़ा सा फंडामेंटल है, क्योंकि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला होता है, तो जो मेन कमोडिटी है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो कैसे बिहेव किया है उसने, बॉन्ड मार्केट हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ट्रैक कर रहा हूँ, तो एक बार वहाँ पे फाइनल हो जाए, फिर उस पर एक छोटा सा 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा। तो कल के लिए हमारा जो निफ्टी में लेवल रहेगा, वो फर्स्ट रहेगा 25,100 का, दूसरा रहेगा 25,200 का, ठीक है। बेसिकली अभी जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में, वो 24,880 का है नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में 25,200 का है। 25,100 तक हाई लगा था, फिर अभी देखें तो आज भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हाई लगा है, और फिर यहाँ से ही रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर इस लेवल को ईजिली ब्रेक कर लेते हैं निफ्टी, तो फिर क्या होगा कि फिर मार्केट में एक हायर हाई बनता जाएगा। 25,200 जिस दिन भी ब्रेक होता है, उसके बाद से जो अपना नेक्स्ट टारगेट निकलेगा, वो 25,500 25,600 के आसपास ही निकलेगा। अगर हम पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे कुछ खास पैटर्न दिखता नहीं है वैसा कि मतलब एकदम से नेगेटिव हो जाए। बट अगर हम थोड़ा सा बड़े फ्रेम में देखें, बड़े पिक्चर पे, तो यहाँ पे यही पता लगता है कि मतलब अभी क्या है कि अभी इसी जोन में फंसा हुआ है निफ्टी। और निफ्टी में जैसे ही 25,200 का लेवल ब्रेक होगा, फिर वहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश हाई की तरफ निफ्टी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी देखते हैं कि ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ तक सस्टेन करती है, क्योंकि बीच में 24,500 का लेवल भी आया था, बट उसके बाद से फिर से 500 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुकी है। तो अभी ये देखना होगा कि इस वीक में और आने वाले टाइम में निफ्टी कहाँ तक स्ट्रेंथ शो करती है और कहाँ तक सस्टेन रहती है। तो कल के लिए प्लान ये रहेगा अपना कि कल के लिए जैसे ही 25,080 का लेवल ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बाइंग की तरफ जाएंगे। और अगर नीचे देखा जाए तो 24,900 का लेवल है, 24,900 के लेवल के नीचे जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर हम 24,800 और 24,750 के लिए पुट बाई कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो दो चीज़ें हैं, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होने के बाद से 25,100 के लेवल को ब्रेक करता है, फिर 25,200 के टारगेट, एक छोटा सा टारगेट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या है कि अभी मार्केट में उतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है कि मार्केट एकदम से 400-500-700 पॉइंट ऊपर चला जाए। बट अगर 25,200 ब्रेक हो जाता है, तब फिर वहाँ से बायर्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेन क्या है ना कि 25,200 पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जिस दिन भी ये ब्रेक होगा और सस्टेन कर गया, तो मतलब फर्स्ट हाफ में ही, मतलब जैसे ये ब्रेक होगा ना, फिर वहाँ से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये 300-400 पॉइंट ईजिली चला जाएगा। तो जब तक मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, 25,000 पे घूम रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि जितना टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ बनता जाएगा। तो कल के लिए हमारा यही है कि 24,900 के आसपास अगर कहीं आता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम नीचे की साइड में टारगेट रखेंगे 24,800 24,750 का। ऊपर की साइड में 25,080 जैसे ही ब्रेक करता है, बेसिकली जो आज के दिन का हाई था उसको, तो फिर यहाँ से हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं 25,200 के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, सपोर्ट है, वो 55,200 पे ही रहेगा, और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 55,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,000, बेसिकली 56,000 का रहेगा। यहाँ पे भी बहुत एक साइडवेज ही रहा मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं, मतलब फर्स्ट 15 मिनट में तो एकदम से रॉकेट हो गया, फिर उसके बाद से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। बैंक निफ्टी में देखें तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का एक फॉल दिखा। तो कल के लिए देखते हैं कि कल कैसे बिहेव करता है मार्केट। ऊपर की साइड में 55,800 और फिर 56,000 का टारगेट रहेगा अपना। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का कल का जो टारगेट रहेगा 1950 के आसपास रहेगा, और दूसरा रहेगा 1960 का। यहाँ पे ये सपोर्ट रहेगा,
1935 के आसपास, 1930 से 1935 के लेवल पे ये सपोर्ट रहेगा अपना। ऊपर की साइड में 1950 और 1960 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस 1440 के आसपास है और वहाँ से फिर नीचे आ गया था 1435 के आसपास। अभी अगर हम रिलायंस में देखें तो रिलायंस में काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है और अभी से रिकवरी हो सकती है, 1460 तक जा सकता है आने वाले टाइम में, तो इस पर थोड़ी सी नज़र बना सकते हैं। 1460 जैसे ब्रेक करेगा फिर 1480 1500 के लेवल को टच करने के लिए जाएगा। अगर एफआईआई की बाइंग की बात करें तो इस महीने 12,300 करोड़ की बाइंग है। प्रीवियस मतलब लास्ट मंथ जो थी वो 2700 करोड़ की, उसके पहले 2000 करोड़ की बाइंग थी। अगर डीआईआई का डाटा हम देखें तो डीआईआई ने भी बाइंग ही की है। ओके, इस महीने कुछ ज़्यादा बाइंग की है 36,000 की, उसके पहले 28,000 शेयर का था, उसके पहले 37, फिर उसके पहले बहुत ज़्यादा था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के दिन भी 1700 करोड़ की बाइंग की है डीआईआई ने। एफआईआई की बात करें तो 135 करोड़। बेसिकली क्या है कि डीआईआई तो बाइंग ही करता है बट एफआईआई की सेलिंग बहुत कम हो रही है। एफआईआई ने सेल किया था ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ 20 तारीख को, उसके बाद से 5,000 करोड़ फ्राइडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।